जिन्होंने गौरव को बढ़ाया, बहुत बहुत स्वागत मैं करना चाहूंगी बस्तर की प्रतिभाएं जो हमारे साथ मौजूद हैं। राजेश मंडावी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका मैं करती हूं, जो कि बस्तर ओलंपिक विजेता हैं। जोरदार तालियां एक बार बजाइए राजेश जी के लिए। और सुशीला नेताम जी, जो कि बस्तर ओलंपिक विजेता हैं। और आज हम खास चर्चा करेंगे कि किस तरीके से, कितनी कड़ी मेहनत के साथ इन दोनों ने राज्य का मान सम्मान बढ़ाया है। देखिए, ओलंपिक तो आप सबने सुना होगा आई गेस, लेकिन बस्तर ओलंपिक जो आप सुन रहे हैं शब्दों को, ये बहुत खास है। और हम जानेंगे इन दोनों युवाओं से कि कितना कठिन ये रहा है और कितनी चुनौती इस पे आप दोनों ने उठाई है। उसके बाद लंच और यार एक बात बताओ, मेन आदमी को कहाँ दीपक विश्वकर्मा जी, हमारे ब्यूरो हेड भी यहाँ मौजूद है। मैं चाहूंगी दीपक जी, शुरुआत कार्यक्रम का आप कीजिए और जानिए किस तरीके से युवाओं का जो साथ है, इनकी प्रतिभा को आज छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरा भारत देश देख रहा है। बहुत शुक्रिया श्री। सबसे बड़ी बात यह है कि जब बस्तर का जिक्र होता था तो नक्सलवाद का जिक्र होता था, पोलियो का जिक्र होता था और एक डर का जिक्र होता था। राइट। ओलंपिक हमने सुने, लेकिन बस्तर ओलंपिक ये अपने आप में नया है। जो दर्शक देख रहे हैं, जो यहाँ मौजूद हैं, जो सुन रहे हैं, इन बच्चों से समझेंगे कि आखिर उस गोलियों की गड़गड़ाहट के बीच में एक खेल जो मन के भीतर था वो कैसे बाहर आया और कैसे रहा इतना लंबा सफर, जो आज बस्तर ओलंपिक जब हुआ तो ये लोग विजेता बने। बिल्कुल। चर्चा यूथ की है और यूथ होते हुए इन्होंने वो सब कैसे हासिल किया। तो सबसे पहले तो कहते हैं लेडीज फर्स्ट। हाँ। तो खेल में तो नहीं होता, लेकिन सुशीला, सबसे पहला सवाल यही है कि बेटा बस्तर के भीतर नक्सलवाद के अलावा कुछ नहीं सुनते थे, बस्तर ओलंपिक होता है तो कैसे मन बनाया कि खेलना है, या कब से चल रहा था कि कुछ खेलना है? सर, पहले तो बस्तर में नक्सलवाद की बात जानते थे, तो फिलहाल सरकार ने जो बस्तर ओलंपिक की शुरुआत की, बस्तर के युवाओं में पहले से ही ताकत, स्ट्रेंथ की बहुत वो ज़्यादा पावर पाया जाता था। तो बस्तर ओलंपिक के माध्यम से सरकार ने जो खेल को आगे बढ़ावा दिया, तो उसमें जो बस्तर के युवाओं में जो ताकत, खेल की भावना थी, वो उभर के बाहर आया। सरकार ने जो बस्तर ओलंपिक की शुरुआत की, तो जो बस्तर के युवाओं में ताकत, एनर्जी जो पहले से बहुत भरपूर के थी, लेकिन उन लोग को सिर्फ एक मार्ग की ज़रूरत थी। तो सरकार ने जो बस्तर ओलंपिक की शुरुआत की, उसमें बस्तर के युवाओं में जो खेल की भावना, जो खेल उनमें रुचि उनमें अंदर दब के थी, तो वो बाहर ऊपर निकल के आया। हाँ, मैं तीरंदाजी की नेशनल मेडलिस्ट हूँ। क्या बात है, जोरदार तालियां हो जाए एक बार। एक सिल्वर मेडल, एक ब्रॉन्ज मेडल है। यस, एक सिल्वर, एक ब्रॉन्ज नेशनल मेडल। बिल्कुल, बहुत बधाई। और तालियों की कमी मुझे सुनने में आ रहा है, प्लीज तालियों की गड़गड़ाहट को इस तरीके से ही रखिए। और जिस तरीके से ये बच्चे आज के शोभा बढ़ा रहे, इस मंच का, अपने प्रदेश का, राज्य का, भारत की ताकत बन रहे हैं। राजेश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, सबसे पहले बताइए कि आपकी जर्नी कैसे शुरुआत हुई इसकी, आप क्या खेलते हैं, किन लोगों ने आपका साथ दिया? क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो सबसे जरूरी होता है योगदान। सरकार की किस तरीके से रणनीति रही, किस तरीके से आपका साथ सरकार ने दिया, जो आज आप इस मंच पर हैं और शोभा को बढ़ा रहे हैं और तमाम युवाओं को आज इंस्पायर कर रहे हैं? मैम, मैं बताना चाहता हूँ, मैं जिस जगह से बिलोंग करता हूँ, हाँ। उस जगह नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं है। अभी है कि नहीं? अभी मैम नेटवर्क
कौन सा नहीं गांव पहुंचा है? उस जगह। कौन सा गांव है? मतलब नारायणपुर से 60 किलोमीटर अंदर पड़ता है, तो वहाँ नेटवर्क इशू बहुत है। अच्छा। तो मैं गवर्नमेंट को थैंक यू बोलना चाहता हूँ, क्योंकि एक बच्चों को प्लेटफॉर्म मिला बस्तर ओलंपिक के द्वारा कि वो अपने टैलेंट को ऊपर तक और नेशनल लेवल पे लोगों को दिखा सकें। तो मेरा जर्नी, मैं शुरू में क्रिकेट खेलता था। कितने साल के हैं आप? मैं 21 ईयर ओल्ड। तो मैं क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया सबसे पहले। तो मेरे को फुटबॉल में कोई इंटरेस्ट नहीं था। तो मैं एक स्टेट प्लेयर भी हूँ क्रिकेट में। और पापा मेरे को बोले कि क्रिकेट तू छोड़ दे, पढ़ाई पे फोकस करके, क्योंकि बोर्ड्स भी सामने थे मैम। हाँ। तो उसके वजह से घर से प्रेशर आता था कि पढ़ाई पे फोकस कर। तो मैं क्रिकेट को छोड़कर फिर फुटबॉल में मैं इंटरेस्ट लिया। तो एक मेरे सर हैं खेम सर करके, वो मेरे को बहुत सपोर्ट किए। जब मैं 12th में था तो सर का डेथ हो गया। अच्छा। कुछ उनको कैंसर था। तो मैं सर को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे इस लेवल पे पहुँचाया। और जहाँ से मैं खेलना स्टार्ट किया फुटबॉल, लामा फुटबॉल एकेडमी करके है। लामा सर है, वो प्रॉपर नेपाल के हैं। अच्छा। तो वो बच्चों को फ्री में सिखाते थे वहाँ कि बच्चे यहाँ से आगे बढ़ें। तो मैं उसके लिए लामा सर को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और अभी मैं प्रेजेंट में आरकेएम फुटबॉल एकेडमी रामकृष्ण मिशन आश्रम, वहाँ से मैं खेलता हूँ। और अभी बस्तर ओलंपिक में 2024 में हम चैम्पियन भी रहे थे। और क्या अभी बात है। ट्राइबल गेम्स में हम रनर अप भी आए थे यहाँ जो छत्तीसगढ़ में। हाँ सर, अबूझमाड़। देखिए, अबूझमाड़ का जब जिक्र होता था तो अपने आप में ही कहता है जिसको बूझा नहीं जा सका है। ये बच्चा अबूझमाड़ से फुटबॉल का प्लेयर बना, खेला और जीता। सोचिए कितने उन बच्चों के लिए मिसाल है जो आज दिग्भ्रमित है या मिसगाइडेड है। बिल्कुल। ये कह लीजिए तो ये बड़ी उपलब्धि है। एक बात बताइए, घर के भीतर का क्या माहौल था? पिताजी जैसे कहते थे खेलो मत पढ़ो, तो क्या मन में था खेलेंगे? सर मेरे को तो खेलना था, बट पापा का एक प्रेशर रहता था कि पढ़ाई भी ज़रूरी है खेल के साथ। तो उस माइंडसेट को लेके मैं 10th में मैं अपने मार्क्स कम लाया, तो पापा बोले कि तू पास हो खेलना गए थे है। ना, बस हाँ वही मैम। काफी है। तो 10th में परसेंटेज गिरने की वजह से पापा प्रेशर दे रहे थे कि तू और मत इसी से खेल, जुड़ा ये एक खास सवाल मेरा आपसे होगा। देखिए, आपने पढ़ाई लिखाई का भी जिक्र किया कि यू वर नॉट इंटरेस्टेड इन स्टडिंग, कि आप पढ़ाई लिखाई में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे लेकिन खेल में थे। और ऑन द अदर हैंड आपके जो पेरेंट्स थे वो सोचते थे कि आप पढ़ाई करें। और आज ये जो परेशानी है, ये दीपक जी आप भी जानते होंगे कि अधिकांश घरों में है कि लोग ये सोचते हैं कि खेल में उतना कुछ बड़ा योगदान ना देश का है। लेकिन जबकि आजकल हम देख रहे हैं कि खास तौर पर राजनांदगांव को हॉकी मशीनरी कहते हैं। और यही वजह है कि इस मंच के माध्यम से उन तमाम युवाओं को जानना चाहिए कि आखिर किस तरीके से चुनौतियों से निपटने के बाद सफलता आपके कदम चूमती है। और यही वजह है कि पेरेंट्स को भी समझना चाहिए। मैं आपसे यही सवाल करना चाहूंगी, आपने कब तक अपने पेरेंट्स को समझाया और आज आपके माता पिता आपका साथ दे रहे और आप यहाँ पर विराजमान हैं? मैम, मैं फर्स्ट टाइम जब मैं अपने घर से बाहर निकला तो पापा को ये बोल के निकला कि मैं खेलने जा रहा हूँ। अच्छा। तो वो बोले कहाँ खेलने जा रहा है तू, मेरे को पूछे, बहुत सारा सवाल किए। तो मैं, जो मेरे सर थे जिन्होंने मेरे को बाहर भेजा था, तो वो सर उनको बताया, जिनके माध्यम से फिर मेरे पापा फैमिली में कि खेल रहा है तो उसको आगे बढ़ने देते हैं करके फिर फैमिली से सपोर्ट आना स्टार्ट हुआ। तो वो मेरे लिए एक मोटिवेशन हुआ कि मैं अब घर से भी सपोर्ट आ रहा है तो मैं इस चीज़ को लेकर कंटिन्यूसली स्पोर्ट्स में आगे बढ़ूंगा। क्या बात है। सुशीला, एक सवाल है बेटा, पहले का बस्तर अब का बस्तर, दोनों बस्तर आपने देखा क्योंकि आप वहीं पली बड़ी हैं। जी। कौन सा बस्तर ज़्यादा अच्छा लगता है? पहले के बस्तर में तो लोग डर के साथ जीते थे कि यानी कि पहले नक्सली एरिया था तो निकलने के लिए भी डरते थे। शाम 6 बजे 6 बजने के बाद घर से निकलना बंद, यानी घूमना बंद हो जाता था, जंगल एरिया में जाना बंद। अभी के बस्तर में आप कहीं भी नाइट में भी घूम सकते हो, शाम को भी निकल सकते हो। खास सरकार के बहुत सहयोग से भी नक्सलवाद को दूर किया गया। क्या बात तो है। अभी नक्सलवाद को दूर किया आपने कहा, एक चीज़ बताइए, तीरंदाजी आप खेलते हैं, घर में तो खेल नहीं सकते, तो पहले कब तक प्रैक्टिस करते थे और अब कब तक करते हो?
पहले मैं यानी कि तीरंदाजी सिर्फ गांव में बस नॉर्मल धनुष होता था, उसको बस देखी थी। जब मैं शायद घर से 30 किलोमीटर दूर कोंडागांव पढ़ने आई तो शायद 6 क्लास में थी, तो हम लोग वहाँ ITBP करके जो वहाँ बटालियन थी, वहाँ के सर आए कि हम लोग ये तीरंदाजी आप लोग को सिखाना चाहते हैं। तब मेरे को इंटरेस्ट आया, तब से मैं तीरंदाजी सीखी। और आप कब से प्रैक्टिस कर रही हैं सुशीला जी? हाँ, 2018 18 से जी। 2018 से जी आप दोनों जेंजी हैं, जेंजी तो जानते हो? जी जी। दोनों जेंजी हैं। एक बात बताओ, ये जेंजी जो बच्चे हैं ये हाथ से फिसलते जा रहे हैं कि हाथ में हैं? ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया। तुम बताओ। सर दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो फिसल भी रहे हैं और आ भी रहे हैं, क्योंकि हर अब किसी का क्या हो रहा है? अब क्या हो रहा है? अभी फिसल रहे हैं। लेकिन आप जैसे बच्चे भी तो हैं जो गौरव बढ़ा रहे हैं, जो देश का सम्मान बढ़ा रहे हैं, अपने राज्य की स्थितियों को भांप रहे हैं और कड़ी मेहनत से अपने राज्य का नाम ऊंचा कर रहे हैं। तो आप क्या कहेंगे जेंजी से? जो हम मेरे सहयोगी ने सवाल पूछा उसका जवाब दीजिए। मैं यही चाहता हूँ, आपको जिस फील्ड में आप कंफर्टेबल हो, आप जिस फील्ड में अपना 100% दे सकते हो, उस फील्ड को आप कंटिन्यूसली आगे करो, आपको ज़रूर एक दिन सक्सेस मिलेगा। बिल्कुल। अच्छा ये बताओ, सोशल मीडिया का ज़माना है, आप दोनों कितना समय सोशल मीडिया पे बिताते हैं और क्या वाकई ही ज़रूरी है सोशल मीडिया पे समय बिताना? सोशल मीडिया हम यानी पेरेंट्स बहुत कम अलाउ करते हैं, तो हम अभी ग्राउंड में भी जाते हैं तो कोचेस हम लोग को यही अलाउ करते हैं कि सोशल मीडिया से दूर रहो, जितना आपके फ्यूचर या गेम है उसमें फोकस करो। तो यानी कि सोशल मीडिया से कम आपकी क्या स्थिति है? सर मैं सोशल मीडिया से अभी थोड़ा दूर हूँ, मतलब सोशल मीडिया में हूँ बट उतना सोशल मीडिया को टाइम नहीं देता। थोड़ा अपने दूर गेम हूँ पे। कि ज़्यादा दूर हूँ? थोड़ा ज़्यादा दूर हूँ सर। मैं अपने गेम पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ ताकि मैं नेशनल लेवल पे अपने छत्तीसगढ़ को और अपने नेशन को रिप्रेजेंट कर सकूँ। बिल्कुल। सुशीला जी, मेरा आपसे सवाल होगा। सुशीला, आजकल जो यंग जनरेशन है, आप देख रहे होंगे कि मतलब बहुत अधिक मेहनत नहीं करना चाहती है। वो सोचती है कि कंटेंट क्रिएशन हम करें, सोशल मीडिया का ज़माना है और सोशल मीडिया पर आजकल के जेंजी बच्चे छाए हुए हैं। कितनी बड़ी आप चुनौती मानती हैं इस को लेकर? और ये भी मेरे एक और सवाल का जवाब दीजिएगा इसी के साथ। अगर खेल प्रतिभाओं की हम बात करें, कितना ज़्यादा बस्तर ही नहीं पूरा छत्तीसगढ़ बदल रहा है खेल को लेकर? खेल को लेकर मैं सबसे पहले तो बस्तर की बात करूँगी कि मैं वहाँ बिल्कुल, रही हूँ, तो वहाँ की सिचुएशन ज़्यादा मेरे को पता। पहले यानी कि खासकर गर्ल्स को घर वाले भी सपोर्ट नहीं करते गेम को लेके कि लड़की है खेल के क्या करेगी। इस है अगर घर वाले सपोर्ट करेंगे तो आगे बढ़ सकते हैं। खासकर अभी गेम में तो बस्तर भी बहुत आगे है। तो आपके पेरेंट्स आपका पूरा सहयोग करते हैं? हाँ, मेरे भाई और माँ बहुत सपोर्ट करते हैं। एक छोटा सवाल मेरा, आप उन तमाम पेरेंट्स को क्या अपील करना चाहेंगी जो अपने बच्चों को सपोर्ट नहीं करते हैं? जैसा कि राजेश ने बताया कि वो सोचते हैं कि पढ़ाई के तरफ ज़्यादा बच्चे आकर्षित हो, खेल को ना करें, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो पेरेंट्स ये यानी कि ये देखें कि बच्चे का इंटरेस्ट किस चीज़ में है। राइट। अपना फैसला उन पे ना थोपे कि बच्चे का इंटरेस्ट जिस चीज़ में उस चीज़ में उनको आगे बढ़ने दिया जाए। तब बच्चा भी एकदम खुले माइंड से अपना वो फ्यूचर डिसाइड करेगा कि मेरे को किस चीज़ में आगे जाना है। अगर पेरेंट्स अपना फैसला थोपेंगे तो शायद बच्चा प्रेशर में आ जाए। बिल्कुल। तो कुछ भी गलत कदम भी उठा सकते हैं अभी के युवाओं में। देखिए कितनी शानदार बात कही इस बस्तर की बच्ची ने, जिनको हम पिछड़ा, जिस बस्तर को पिछड़ा मानते थे, बीमारू मानते थे, कि पेरेंट्स को ये समझना चाहिए कि बच्चा चाहता क्या है। बच्चा जो चाह रहा है वो कितना बेहतर है, कितना मुफीद है, तो उस रास्ते पे चला जाए। राजेश, एक सवाल है कि जब पहली बार जीते, जीत की खुशी सब मनाते हैं, चाहे जीत छोटी हो बड़ी, क्या माहौल था? क्योंकि पापा तो डांटते थे, क्या माहौल क्या था घर में? पापा खुश थे कि मैं मतलब मेडल लाया। और पापा कौन सा मेडल लाए थे आप? गोल्ड लाए थे मैम। अच्छा, क्या बात है। एक बार जोरदार तालियां बजाइए प्लीज। तो घर पे सब खुश थे कि हम लोग चैंपियन हो के आए संभाग क्या में। बात है। तो पापा उस चीज़ को पॉजिटिव माइंडसेट लेके फिर मेरे को धीरे धीरे सपोर्ट करना स्टार्ट किया। तो अभी जिस लेवल पे हूँ तो मैं अपने पेरेंट्स की वजह से, क्योंकि मुझे जब सपोर्ट मिलना स्टार्ट हुआ घर से तो मेरे को एक मोटिवेशन मिला कि हाँ मेरे को कुछ करना है, इस फील्ड में आगे बढ़ना है। तो ये माइंडसेट लेके मैं हमेशा चलता हूँ। अभी आप दोनों से एक सवाल है कि आस पड़ोस है, क्योंकि आप दोनों लोग अब गाँव से या घर से बाहर निकल चुके हैं, तमाम लोगों से मिल रहे हैं,
जो बस्तर से कभी रायपुर आना मुमकिन नहीं था, अब दिल्ली तक हो आए और तमाम सारी चीज़ें हैं। मुझे एक बात बताइए, आस पड़ोस के जो लोग हैं या रिश्तेदार हैं, देते हैं ना फलाने की बेटी देख कहाँ पहुँच गई, तो आप दोनों का उदाहरण कौन कौन देता है? अभी मैं खासकर बहुत कम घर जाती हूँ, क्योंकि गेम में ज़्यादा जब मैच रहता है तो सर भी जाने अलाउ नहीं करते। जब मैं घर जाती हूँ तो छोटे छोटे बच्चे आते हैं कि दीदी अब कहाँ खेलने जाओगे, ऐसे पूछते हैं। तो यानी कि उनके पेरेंट्स बोलते हैं कि दीदी की जैसे आगे बढ़ना, खेलना। मैं अपना जो इक्विपमेंट है घर में भी रखी हूँ कुछ कुछ, तो वो सबको दिखाती हूँ कि तो इसके जैसे बनना है, तो इसके जैसे पढ़ना, आगे बढ़ना, ऐसे करके तो उन लोग को डांटते हैं। प्लस आपकी क्या स्थिति है? सर अभी जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ उस जगह मेरा एग्जाम्पल दिया जाता है कि अगर तुमको बनना है तो इसके जैसा बनो करके। तो पापा उस चीज़ को प्राउड फील करते हैं मेरे ऊपर अभी कि मेरा बच्चा एक अच्छे लेवल पे खेल रहा है, तो वो भी चाहते हैं कि और आगे बढ़े हो। सृष्टि, आपको एक ताजुब होगा, जहाँ से राजेश है, अबूझ बाण। हाँ। अबूझ बाण का मतलब ही यही है कि जिसको बूझा नहीं जा सका है। 70% ऐसा एरिया था जिसका सर्वे नहीं था, कोई लैंड रिकॉर्ड नहीं था और नक्सलियों की आमद थी। वहाँ से ये बच्चा आया है। आप यदि सुनेंगी कि अबूझ बाण आखिर में है कैसा, तो आप और तमाम ऐसे लोग जो हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। थोड़ा अबूझ बाण के बारे में बताइए और आज का अबूझ बाण कितना बदला है? सर पहले तो अबूझमाड़ को सब नक्सल एरिया से जाना करते थे। तो गांव में ऐसा हुआ करता था कि हर गांव में एक लीडर डिवाइड हुआ करता था, जो नक्सलवाद का जो रहता है, तो उनका ग्रुप रहता है, हर एरिया में डिवाइड रहते हैं। तो अब वहाँ अगर ऐसा था सर, अगर कोई पुलिस वाला या जिनको नक्सली लोग जिनको डाउट करते हैं उनका वो पीछा करते हैं, उनको जब तक श्योर नहीं होता कि ये पुलिस वालों से नहीं मिला है तब तक वे उनका पीछा नहीं छोड़ते। तो जब मैं पहली बार गांव गया था सर खुद के, तो मैं खुद अपने आंखों से नक्सली को देखा हूँ। वो चेक करने आता था कि कौन नया है, कौन बाहर से आया है। अच्छा, नक्सली चेक करने आता हाँ मैम। तो मैं खड़े कर देने वाला। तो मेरे पापा बोले कि तू अंदर चले जा, क्योंकि गांव में ऐसा हुआ करता था ना मैम, नज़र वजर वाला बहुत चलता था। तो उस चीज़ को लेकर पापा बोलते थे कि तू अंदर रहा कर। तो वो कमांडर आके पूरा चेक करता था, फिर वो चले जाते थे लोग। और ये बदलाव, मैं एक और क्वेश्चन आपसे करना चाहूंगी, ये बदलाव कितने सालों से देख रहे हैं? मैम अभी पिछले 1-1.5 साल से हमारे बस्तर को नक्सल मुक्त घोषित कर दिया गया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उससे मतलब बाकी एरिया में भी बच्चे लोग ये चाह रहे हैं कि वो आगे बढ़े। आप दोनों से एक छोटा सवाल मेरा है, इंस्पिरेशन कौन था? सुशीला, पहले आप बताओ कि जब आपने इसकी शुरुआत नहीं की थी, खेलने की शुरुआत नहीं की थी, जब आप छोटी थी, तो इंस्पिरेशन कौन था? कहाँ से आप इंस्पायर हुई कि नहीं मुझे खेल में आगे जाना है और अपने प्रदेश का मान सम्मान बढ़ाना है? और मेरा सवाल आपसे भी यही है, एक एक करके जवाब दीजिए। सबसे पहले तो मैं गांव में देखी थी कि धनुष चलाते थे, खासकर गर्ल्स को ये चलाने का वो अलाउ नहीं था, तीरंदाजी। हाँ, तीरंदाजी। तो नॉर्मली गांव में ऐसी छोटा मोटा धनुष लेके हम लोग बचपन में खेला करते थे। जब मैं हॉस्टल आई तो सर लोगों ने बताया कि इसी से तो मेरे उस गेम में इंटरेस्ट आया। फिर मेरे को। और आप कितने साल की थी उस वक्त जो आपका इंटरेस्ट आया देखकर? हाँ, 14 ईयर्स की थी। 14 साल की एज में आप सोचिए, एक बार तालियां बजाइए आप सभी जो लोग यहाँ मौजूद है, कि मतलब ओनली 14 ईयर्स, और ये जो बच्ची है आज हमारे साथ मंच साझा कर रही है, इसने सोचा कि मुझे खेलने कूदने में अपने आप को आगे बढ़ाना है, प्रतिभा को निखारना है, और आज इसकी मेहनत रंग लाई है। और यही वजह है कि आपको केवल आपके बस्तर के ही नहीं, आज पूरे छत्तीसगढ़ और मैं कहूँगी भारत के लोग सुन रहे हैं ITV मंच के माध्यम से, और आपसे ज़रूर इंस्पायर हो रहे होंगे। सेम सवाल मेरा आपसे है कि यहाँ पर आप कितने साल के थे जब आप इंस्पायर होते हैं, और आपने क्या ऐसा देखा कि आपको ये लगा कि नहीं मुझे खेल कूद में ही आगे बढ़ना है और प्रदेश का मान सम्मान बढ़ाना है? मैम मेरे एक भैया हैं, हाँ। तो वो फुटबॉल खेला करते थे, तो मेरे को उतना टाइम फुटबॉल का नॉलेज नहीं रहता था उतना। तो मैं क्या होता है, कैसे खेला जाता है? तो मैं उनको देखकर खेलना सीखा। तो मैं उनको उस टाइम पे वो बहुत अच्छा खेलते थे, तो मैं उनको देखकर ये सोचता था कि मैं भी जब बड़ा होऊंगा तो उनके जैसा खेलूंगा। और वो मैम फुटबॉल में ऐसा होता है, आई लीग होता है, नेशनल बड़े बड़े लेवल पे, तो वहाँ बड़े प्लेयर्स आते हैं, तो वो सब भैया खेले हैं। तो
मैं उनको देख के सोचता था मैं भी कभी इनके जगह खेलूँगा, मैं भी इनके जैसा खेलूँगा और अपने स्टेट को, छत्तीसगढ़ को बाहर दूसरे स्टेट में जाके रिप्रेजेंट करूँगा, ये होता है। और पिछले 2-3 साल में हमारे आश्रम में, मैम आपने सुना होगा, अंडर-20 नेशनल फुटबॉल चैम्पियनशिप होता है, तो गर्ल्स को बॉयज़ को दोनों को इक्वली अभी सपोर्ट किया जा रहा है। क्या बात है। तो हमारे नारायणपुर में ऐसा भी फुटबॉल एकेडमी है गर्ल्स की, अंडर-15, अंडर-17 और अंडर-19 की। वे वो बड़े महाराज करके और हमारे आपसे मैं आश्रम सवाल के। होगा, लड़कियां कितना आगे आ रही हैं? देखिए लड़के तो थे ही आगे, लेकिन अब लड़कियों की भी भागीदारी, और देखिए आपके बगल में बैठी हैं, मैं आपसे ही जानना चाहूंगी कि आपने किस तरीके से इसको बदलते हुए देखा है? मैम इसमें गवर्नमेंट का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि वे मतलब सरकार ने पूरा सपोर्ट किया है। तो अभी हर जगह से गर्ल्स आगे आ रही हैं, फुटबॉल में, आर्चरी में, एथलीट में, पावर लिफ्टिंग में, हर चीज़ में वे अपना सहयोग कर रहे हैं कि वे अपने स्टेट को बड़े लेवल पे रिप्रेजेंट कर सकें। एक सवाल है मेरा, दिल्ली में जो प्रदर्शन हुआ जेनजी का, हर मोबाइल फ़ोन पे था, हर टीवी में था, आप लोग उस प्रदर्शन को देखने के बाद सही मानते हैं या गलत मानते हैं? और यदि सही मानते हैं तो क्यों, गलत मानते हैं तो क्यों? सबसे पहले आप ही बताइए, सबसे ज़्यादा आप ही मुस्कुरा रहे हैं। सर, जो दिल्ली में जो प्रोटेस्ट हुआ तो वो स्टूडेंट को लेकर हुआ, तो पेपर लीक हुआ, वो तो ऑब्वियस सी बात है कि बच्चों का लाइफ स्पॉइल हो गया कि वे इतने साल से मेहनत कर रहे थे, बिल्कुल, और पेपर लीक हो गया तो उनका मेहनत बेकार चले गया। राइट, हाँ। और दूसरी बात ये कि जो पुलिस वालों के साथ जो हुआ वो एक तरह से गलत भी था सर, क्योंकि वे दिन रात हमारे सुरक्षा में वे जागते हैं, हमारे हर एक मुसीबत के समय वे हमारी हेल्प करते हैं, तो उस चीज़ को भी बोले तो एक तरह से गलत है। सुशीला, यही सवाल मेरा आपसे है, चूंकि आप भी उसी जनरेशन की हैं, Yes, लेकिन आप अभी सड़क पे नहीं हैं, जी जी खेलने के लिए उतरती हैं सड़क पर और उसके बाद मैदान पर। जी जी। जो दिल्ली में हुआ वो सही था या गलत था, और दोनों ही चीज़ों में आपका मत क्या है? एक तरफ से जो मेहनत देखा जाए, गेम में भी जो मेहनत कर रहे थे उनके, अगर ऐसे कुछ हो जाए तो उनके साथ गलत हुआ। जो पेपर लीक हुआ, जो मेहनत किए थे उनके साथ गलत हुआ। जो प्रदर्शन हुआ, मारपीट जो भी हुई, यानी देखा जाए तो अब जो उस जगह था उनको ज़्यादा अच्छे से पता होगा। हम तो दूर बैठ के ये सब देख रहे थे, तो हम जो देख जनरेशन वही है। हाँ। आप भी जेनजी हो तो दूर बैठे देख रहे थे, दूर बैठे अपना मत दे रहे थे ना। जी। वैसे तो क्या मत है आपका? यानी कि मैं देखा जाए तो जो मारपीट हुई पुलिस वालों के साथ, वो मेरे हिसाब से गलत एकदम ही खुलकर हुआ। बताओ, मुझे लग रहा है हाँ। हिचकिचा रही है सुशीला थोड़ी ना। नहीं, यानी उनके साथ गलत हुआ, जो उनके साथ वो नहीं होना चाहिए था, मारपीट है ऐसे करके। बिल्कुल। बाकी जो नारे लग रहे थे, स्टूडेंट अपने हक के लिए लड़ रहे थे, तो मैं उन लोगों को गलत नहीं बोलूँगी। झंडा बुलंद यहाँ से कर रही हो आप। जी। देखिए, झंडा बुलंद किया जा रहा है, ये जिस जेनजी की बात हो रही है उसकी एकता को भी दिखाता है कि मैं गलत नहीं बोलूंगी, मैं साथ भी नहीं खड़ी हूँ, ऐसा भी नहीं कह रही हूँ, और मैं गलत भी नहीं बोलूंगी। बिल्कुल। और आप दोनों से मेरा एक सवाल है, देखिए अपने अपने गाँव की, चलिए अब हम बात कर लेते हैं। आप दोनों जहाँ से बिलोंग करते हैं, आप पहले बताइए राजेश, आपके गांव में वो कौन सी सुविधा नहीं है जो आप चाह रहे हैं कि सरकार मुहैया कराए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। और सुशीला, आपसे भी मेरा यही सवाल होगा कि आपके गांव में जहां से आप आती हैं, आप जो तमाम बच्चों को अपने आसपास देख रही हैं, उन्हें सुविधा नहीं मिल पा रहा है, वो प्रॉब्लम में आ रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं वो प्रेशराइज हो रहे हैं, मतलब वो दबाव में हैं, तो कौन कौन से वो तमाम बदलाव आप चाहती है, और इस मंच के माध्यम से, ITV नेटवर्क के माध्यम से वो क्या सरकार से आप अपील करेंगे? राजेश पहले आप बताइए, फिर सुशीला आपकी बात। मैम पहली बात तो रोड, नेटवर्क और लाइट, इस चीज़ का बहुत दिक्कत होता है हमारे गांव में। मैम अभी उसमें भी प्रॉब्लम है कि मतलब जाना मुश्किल हो जाता है, बरसात होता है तो रोड पूरा ब्लॉक हो जाता है। अभी चीजें बदल रही हैं कि वैसी ही हैं? सर अभी चीज़ें बदल गई है। अभी कैंप तेज गति से, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है जाना, कितनी तेज गति से सरकार काम कर रही है? मैम बहुत तेज गति से काम कर रहे हैं, तो यही चाहता हूँ कि वहाँ के लोगों को जितना ज़्यादा फैसिलिटी मिलेगा तो वे बाहर की दुनिया को उतना जान पाएंगे भी। तो रोड्स, नेटवर्क, लाइट्स और भी बेसिक नीड्स होते हैं जो मैं चाहता हूँ कि वे पूरा करें। राइट। सुशीला, आप क्या कहेंगी?
मैम हमारे गांव में तो सबसे पहले जो नेटवर्क इशू है वो बहुत ज़्यादा है। जैसे मैं भी घर दीपक जी, जाती मुझे लगता है ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। जैसे मम्मी गाँव जाते हैं तो किसी कॉल में बात करना है तो घर से ये 500 शहरों में मीटर भी हो गया लग रहा है, अभी फोन नहीं चल रहा ढंग से। 500 मीटर दूर ऐसे जाना पड़ता है। और जैसे इन्होंने बताया अच्छा देखिए दर्शकों, ये कह रही है सुशीला कि बात करने के लिए 500 मीटर दूर जाना पड़ता है। जी जी घर से 500 मीटर दूर या खेत या किसी पेड़ के नीचे ऐसे जाके मैं भी कॉल में बात करती हूँ। अगर और कौन कौन सी वो सुविधाओं की कमी है? और जैसे अभी बरसात के मौसम में हमारे गांव में बहुत दिक्कत जाता है। एक बार बाढ़ आता है तो बच्चों का स्कूल जाना बंद हो जाता है, सिटी से कनेक्शन टूट जाता है, बस चलना मुश्किल हो देखो, वो जाता तो है। शहरों में भी प्रॉब्लम। देखिए, अब आप लोग हैं तो आपके ज़माने के और आपके स्टाइल के सवाल भी पूछ लेता हूँ। रैपिड फायर खेल लेते हैं, जल्दी जल्दी एक एक शब्द में पूछूंगा और एक एक लाइन का उत्तर देते हुए चलना है। दोनों से एक एक करके पूछता हूँ। सबसे पहले है, एक शब्द में बस्तर को बताइए। इतना अटकेंगे तो कैसे चलेगा? वो भी जेंजी बच्चे। एक शब्द में आप बताइए एक शब्द में बस्तर को। ब्यूटीफुल। आपसे सवाल है, गेम और फोन, गेम, मेडल और रील, मेडल, डर या भविष्य? भविष्य, दोनों से सवाल है, भविष्य का सपना क्या है? खुद का मेहनत, लगन, खुद का मेहनत, मतलब मेहनत कहाँ करके होना हासिल क्या चाहिए? करना है? यानी कि अपने जो अपना फोकस है, मेन टारगेट है, अपना अपना गोल हासिल करना। क्या है सपना? गोल अचीवमेंट करना और अपने स्टेट को और अपने नेशन को उस लेवल पे देखना जहाँ लोग जाने का सपना देखते हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का समय देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सुशीला, ITV मंच पर आने के लिए। राजेश, और आप दोनों को बहुत बहुत बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपने अपने प्रदेश का मान सम्मान बढ़ाया। मैं अपेक्षा करती हूँ, आशा करती हूँ आप दोनों ऐसे ही खेलते रहिए और सम्मान बढ़ाते रहिए। बहुत शुक्रिया, एक बार जोरदार तालियां हो जाए। और छत्तीसगढ़ के ब्यूरो चीफ हमारे दीपक विश्वकर्मा जी, मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि सुशीला को ये मोमेंटो देकर आप सम्मानित करें। जिस तरीके से देश की बेटी ने, छत्तीसगढ़ की बेटी ने मान सम्मान को बढ़ाया है। राजेश जी आपके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए, और आपको बधाई, शुभकामनाएं। आप ऐसे ही मान सम्मान बढ़ाते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग।